हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू गाइस आर गुड। सो गाइस, आज हम अपने मंजिल का एक पड़ाव हमने पार कर लिया है। 6th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को आज हम ख़त्म करने वाले हैं और आज लास्ट लेसन है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ, लेसन नंबर 8। 8 ही लेसन है 6th क्लास की ज्योग्राफी में, तो 7 लेसन्स को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो भाई बढ़िया लग रहा है क्योंकि एक क्लास की एक सब्जेक्ट हमने ख़त्म कर लिया है। अब 7th क्लास की ज्योग्राफी के साथ 6th क्लास की हिस्ट्री से जो मैं स्टार्टअप करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो आज लास्ट लेसन है। द नेम ऑफ द लेसन इज़ मौसम, जलवायु, वनस्पति और वन्यजीव। ठीक है, भारत की क्लाइमेट, जलवायु, मौसम। मौसम से तो गाना याद आता है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। और मौसम बदलते रहते हैं, तो उन्हीं मौसम, जलवायु, वनस्पति के ऊपर है अपना आज का पाठ। तो कर लेते हैं इसको स्टार्ट। देखिए, आज का जो लेसन है भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। तो प्राणी मीन्स जलवायु भारत, इंडिया, क्लाइमेट जलवायु, और वनस्पति वेजिटेशंस, और वन्य प्राणी हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ। बाइलिंगुअल रहेगा लेसन। तो बेसिकली इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे कि भारत में कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसे क्लाइमेट्स है, कैसे बारिश होती है, कैसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कैसे वन है। मीन्स मेनली हम इन चीज़ों को आज जो है डिस्कस करने वाले हैं इस लास्ट लेसन में। तो आप मौसम के बारे में तो दिन प्रतिदिन सुनते ही होंगे, यार आज बहुत गर्मी है, यार बस यार इतनी ठंड हो गई आज, ओ माय गॉड आज तो भाई बहुत बढ़िया मौसम है यार, बारिश हो रही है, मज़े आ रहे हैं, पकौड़े वकौड़े खाएंगे। मीन्स कहने का मेरा मतलब क्या है कि बारिश को लेके बेसिकली डेली आप अपने मूड्स चेंज करते रहते हो एटमॉस्फेयर को लेके। तो मौसम क्या हो गया, क्लियरली अंडरस्टैंड है कि जो दिन ब दिन में प्रतिदिन जो भी परिवर्तन होता है, जो आप में तापमान में, वर्षा में, सूर्य में कुछ भी जो चेंजेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चे, वो मौसम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बताने की जितनी मैंने बता दिया है, मौसम कभी गर्म कभी ठंडा। तो सबसे पहले आपको क्लियर हो गया कि मौसम क्या होता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो डे टू डे जो चेंजेस होते हैं वो मौसम होते हैं। ठीक है, अब भारत में बेसिकली जो मौसम होते हैं वो 4 होते हैं। तो सिंपल सा याद रखना, भारत में 4 जो है मौसम होते हैं। दिसंबर से फरवरी जो ठंड होती है, विंटर जो सीज़न होता है। मार्च से मई तक का जो गर्मी होती है, जो हॉट यू कैन से समर सीज़न होता है। और जून से सितंबर तक जो दक्षिण पश्चिम मानसून, जो लौटता हुआ मानसून, जो बारिश वाला होता है, ये वाला जो सेशन होता है, ठीक है ना, रेनी सीज़न जिसको हम बोलते हैं। और अक्टूबर से नवंबर तक ऑटम जो सीज़न होता है, शरद ऋतु वाला, जिसमें एक बसंत से टाइप का, पत्ते वत्ते झड़ने वाला टाइप में, ठीक है, पत्ते वत्ते झड़ने वाला, मतलब एक बसंत सा टाइप का जो मौसम होता है, बहारों वाला टाइप में, मतलब अच्छा ना सर्दी ना गर्मी, वो वाला जो मौसम होता है। ठीक है, तो ये जो है 4 मौसम होते हैं। तो बेसिकली आपको मौसम याद रखना और इनके मंथ भी याद रखना कि दिसंबर से जनवरी जो है पूछ ले भाई सर्दी ऋतु का टाइम क्या होता है। ईवीएस में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर्दी ऋतु का टाइम क्या है, तो लिख देगा दिसंबर से फरवरी, नवंबर से। तो हम सोचते हैं यार नवंबर में तो आ जाती है सर्दी ऋतु, लेकिन दिसंबर से होते हैं, मार्च से मई। अब हम देखो गर्मी में हमेशा जून टिक कर देते हैं एग्जाम में, क्योंकि हमें तो जून में सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है ना, तो इसीलिए तो मार्च से मई तक गर्मी का मौसम होता है। तो आपको ना ये मंथ याद कर लेना, ईवीएस के एग्जाम में ये चीज़ें अक्सर पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो शीत ऋतु, कोल्ड वेद विंटर सीजन, जो आपको पता है ठंडे, जब सूर्य किरणें सीधी नहीं पड़ती तो शीत ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु जिसको हम समर सीजन कहते हैं, इसमें जो सूर्य किरणें होती है डायरेक्टली सीधी पड़ती हैं और दिन के समय शुष्क वायु बहती है जो लू कहलाती है। दिस वन इज क्वेश्चन इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन आता है स्थानीय पवन। स्थानीय पवन मतलब बेसिकली जो लोकल जहाँ की जो भी विंड होती हैं, तो स्थानीय पवन यदि पूछा जाए भारत की कौन सी है, तो लू है। बेसिकली राजस्थान साइड चलती हैं ये ज़्यादातर, और हरियाणा के भी कुछ क्षेत्रों में चलती है, जो साउथ वाले क्षेत्र होते हैं, नारनौल महेंद्रगढ़ साइड लू चलती है, चरखी दादरी में भी लू चलती हैं। तो भिवानी मतलब इधर वाला फील्ड जो है माना जाता है। तो मीन्स आपको ध्यान रखना है। अब ये चीज़ें लास्ट लेसन जो आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं, आपको पता चेनिंग है, तो ये चीज़ें मैं लास्ट लेसन में समझा चुकी हूँ, सर्दी गर्मी क्यों होती है। तो आपको पता है हमारी जो अर्थ है, लाइक जो भी मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ, 0 डिग्री इक्वेटर है। तो सन कभी भी आपको पता है कि ऐसा नहीं है, अर्थ जो है मूव करती रहती है, तो कभी सन के डायरेक्ट आगे आ जाती है, कभी नहीं आती। तो ये चीज़ें जो है चलती रहती है। तो जो डायरेक्टली फेस आगे होता है वो समर सीजन बन जाता है, और जो इनडायरेक्ट होता है वो विंटर सीजन बन जाता है। मतलब इस फॉर्म में जो है मौसम जो है चेंज होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिखा रखा है कि मतलब सिंपल सा कि आप हम गर्मियों में पेय पदार्थ लेते हैं, मतलब लू से कैसे बच सकते हैं। छाछ मतलब लस्सी वस्सी, मट्ठा, मोरी पता नहीं क्या होता है,
होता होगा कुछ दही वही टाइप का, ठीक है। तो ये केला, मिल्क शेक वगैरह हम लेते हैं गर्मियों में, आपको पता है ये चीज़ पसंद है, तो सिंपल बच्चों को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में। अब दिस क्वेश्चन विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। अब जो मानसून होता है वो दक्षिण पश्चिम का क्या मतलब, सबसे पहले तो समझ लेंगे। 4 डायरेक्शन आपको पता है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून, तो दक्षिण पश्चिम मानसून का क्या, हमारा जो मानसून है वो दक्षिण पश्चिम, मतलब यहाँ पर जो अरब सागर है और यहाँ पर आपको पता बे ऑफ बंगाल है। आपको पता जब अरब सागर से ऐसे लहरें आती हैं तो अपने साथ कहते हैं ना नमी लेके आती हैं, और नमी लेके आती हैं और ये सीधा सीधा, यदि भारत में बारिश की बात करें तो नमी लेके आती हैं, सीधा ये हवाएं ऊपर उठती हैं और आपको पता है यहाँ खड़ा हिमालय है और टकरा कर यहीं पर गिर जाती हैं। तो ये तो लॉजिक है, ज़्यादा बारिश यहाँ होती है, बाद में बताऊँगी पॉइंट। तो कहने का मतलब, तो ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है ये भारत में क्या करता है, वर्षा करता है। तो अक्सर ये क्वेश्चन आता है भारत में कौन सा मानसून वर्षा का वजह होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है भारत में वर्षा की वजह होती है। दक्षिण पश्चिम का मतलब हवाएं जब दक्षिण पश्चिम की साइड से आती हैं तो सबसे पहले बारिश होती है इंडिया में, और ये सबसे पहले जो बारिश होती है वो केरल, क्योंकि ये यहीं से आती है ना, तो केरल के मालाबार तट पर। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना, भारत में सबसे पहले जो बारिश होती है जैसे ही ये अरब सागर से ऊपर उठ के आती है तो केरल के मालाबार से तट से टकरा के सबसे पहले वहीं बारिश करती है, ठीक है। तो केरल के मालाबार तट पर सबसे पहले बारिश होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून वहाँ वर्षा करता है। तो क्वेश्चन सीधा सीधा, भारत में वर्षा का कौन सा कारण है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। तो यह मानसून मतलब साउथ वेस्ट, यह मानसून आगे बढ़ने का मौसम होता है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं और वे अपने साथ नमी लाती हैं और पहाड़ों से टकराकर वर्षा होती है। तो ये तो रीज़न है ही, ह्यूमिडिटी, नमी कहीं भी होगी और वो जैसे ही पहाड़ों से टकराती है वो बारिश के रूप में गिर जाती है। अब है लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून कोरोमंडल तट पर बारिश करता है। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार। जैसे आता हुआ मानसून तो केरल में मालाबार तट पर बारिश करता है, और लौटता हुआ मानसून जो है तमिलनाडु या मतलब कोरोमंडल, वहाँ पर पर्टिकुलर है कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट पर जो है बारिश करता है। अब ये लौटता हुआ मानसून है क्या, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, मतलब वापस आती हैं भाई। जैसे शुरू में तो ये ऐसे चली गई, देखो सिंपल सा लॉजिक है, शुरू में तो ह्यूमिडिटी हो गई, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया, पवने जा रही हैं, फिर यहाँ टकरा के बारिश हो गई। अब यहाँ भी तो गर्मी आ जाती है, फिर यहाँ से वापस आ जाती हैं, तो वापस आती हैं, जो उनको लौटता हुआ मानसून जो है कह देते हैं। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश होती है, ठीक है। तो लौटता हुआ मानसून कहाँ बारिश करता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तट पूछे कि कौन से तट से टकरा के, कोरोमंडल तट होता है, जैसे वहाँ मालाबार तट है, यहाँ कोरोमंडल तट है, ठीक है। किसी स्थान में अनेक वर्षों से मापी गई मौसम की औसत दशा जलवायु कहते हैं। तो क्लाइमेट, वेदर तो डे टू डे चेंज होता है, बट क्लाइमेट क्या होता है भाई, मौसम की जो एवरेज होती है, जो हम मेजरमेंट कर लेते हैं भाई इस साल वेदर बेसिकली ऐसा ऐसा रहा, जो एक मेजरमेंट सा हो जाता है, वो क्लाइमेट होता है। भारत की जलवायु मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है, मानसूनी क्योंकि बारिश की जलवायु है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से निकला, सिंपल सा क्वेश्चन है, याद कर लेना, पूछ सकता है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। भारत की कृषि वर्षा पर ही निर्भर है। अच्छे मानसून का अर्थ है प्रचुर वर्षा होनी। तो उष्ण कटिबंध, तो मैंने आपको समझाया था, उष्ण कटिबंध क्षेत्र मैंने आपको बताया था, जो भूमध्य रेखा के ये वाला जो जोन और ये वाला जो जोन है, ये वाला उष्ण का मतलब बहुत गर्म, मतलब यहाँ पर सूर्य किरणें ज़्यादा होती हैं, तो ये जो क्षेत्र बनता है इसको उष्ण कटिबंध क्षेत्र बोलते थे, ठीक है। अब यहाँ कुछ सिंपल सा बता रखा है, अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो तो भाई उसका क्या प्रभाव होगा, तो डेफिनेटली लेवल्स जो है पानी का नीचे चला जाता है। तो ये सब चीज़ें सबको पता है, फसल पे अफेक्ट होता है, हर चीज़ पे जो अफेक्ट होता है, ठीक है। अब किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी के आधार पर निर्धारित होती है। डेफिनेटली समुद्र से दूर है, आपको पता है, जो समुद्र के निकट होते हैं वो कैसे होते हैं, अजीब से होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा वो होता है, जैसे कि चिपचिपापन सा होता है, ना तो गर्मी हो पाती ना सर्दी हो पाती। हमें लगता है ना यार समुद्र के किनारे, हमें लगता है यार समुद्र के किनारे बड़ा मज़ा आता होगा, लेकिन फैक्ट ये है कि वहाँ का वेदर इतना अच्छा नहीं होता है, बट ठीक होता है, नेचुरल सा हो जाता है, मतलब चिप तो रहती ही है। इसलिए भारत की जलवायु में विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान में मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म है। आपको पता है राजस्थान में सबसे गर्म बेसिकली जैसलमेर को ही माना जाता है, और इवन यहाँ तक कहा जाता है कि जैसलमेर में बारिश होती ही नहीं कई बार, तो मतलब सबसे कम बारिश भी पूछा जाए तो जैसलमेर में होती है राजस्थान में। कई बार तो कई साल तो ऐसे गुजर जाते हैं जब बारिश होती ही नहीं है, मतलब, ठीक है ना।
जबकि जम्मू कश्मीर, कारगिल बर्फीली ठंडियाँ आपको पता है। तो ये वेदर है अलग अलग जगह का, मतलब अलग अलग हैं। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई, कोलकाता का मिड होता है, वे न तो गर्म होते हैं न ही ठंडे होते हैं। समुद्र तट पर होने के कारण बहुत अधिक आर्द्र होते हैं, मतलब नमी वाले तो रहते ही हैं, आर्द्रता रहती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है मेघालय में मासिंगरांग में पड़ती है। ध्यान रखना, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे साल। सबसे पहले चेरापूंजी होता था बहुत साल पहले, लेकिन अब मासिंगराम है, ठीक है। मोसिनराम लिखा हुआ है, मासिनराम, वट एवर यू कैन राइट। मेघालय में स्थित है, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। लगभग कहते हैं यार पूरा साल ही बारिश चलती रहती है। और राजस्थान के जैसलमेर में तो वर्षा होती ही नहीं, इसीलिए तो डेजर्ट्स होते हैं। जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वही तो रेगिस्तान बन जाते हैं, इसलिए तो राजस्थान रेगिस्तान है। मतलब वो तो है ही कि मतलब रेत रेत है। तो क्लियर, ये तो था बारिश या जलवायु के बारे में एनसीईआरटी में जो गिवन है। अभी बेसिकली मैं आपको एनसीईआरटी बेस बना के ही पढ़ा रही हूँ। इसके अलावा जब मैं डिटेल्स लेसन करवाऊंगी तो उनमें और भी डिटेल करवा दूंगी। ज्योग्राफी के कुछ 7-8 लेसन मैंने डिटेल से करवा रखे हैं, कॉन्टिनेंट और ओशियंस वगैरह, वो आप डिटेल से देख सकते हैं। बिल्कुल बहुत डिटेल से करवा रखे हैं, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और इसमें जो 6 लेसन हमने डिस्कस किए हैं 7 पहले, वो 6 क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मिल जाएंगे। अब आते हैं प्राकृतिक वनस्पतियों के अंदर कि जो हमारी बेसिकली जो वनस्पति हैं, जो वेजिटेशंस हैं, उनकी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन तो बताने की जरूरत नहीं, व्हाट द मीन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। जो हमारे आसपास आपको पता ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें उगानी नहीं पड़ती, अपने आप ही उग जाते हैं। जैसे कीकर का पेड़ है, बेरी का पेड़ है, मतलब कुछ पेड़ होते हैं जो उगाने नहीं पड़ते भाई, यूं ही उग जाते हैं। तो जो यूं ही उग जाते हैं ना, वो नेचुरल वेजिटेशन कहलाते हैं, वो प्राकृतिक जो है वेजिटेशन जो है कहलाते हैं। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। पादप मीन्स पेड़ पौधों वाला जीवन देखते हैं हम। हरे घास वाले मैदान में खेलना अच्छा लगता है। आपको पता सबको भाई, ग्रीनरी, आई थिंक नेचर किसको पसंद नहीं है। इन्हें झाड़ी कहा जाता है। अब कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। छोटे पौधे झाड़ी होते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह होते हैं, फूल होते हैं, ठीक है ना। कुछ लंबे होते हैं, जैसे कि नीम, आम वाले वृक्ष होते हैं, ठीक है। इनमें पत्तियों की मात्रा ज़्यादा बहुत कम होती है, ठीक है ना। और कुछ जैसे नारियल वगैरह में कम होती है, और ये नीम वगैरह में शाखाएं ज़्यादा होती है, घास झाड़ियाँ होती हैं। तो सबको पता है जो नेचुरल वेजिटेशन मीन्स जो नेचुरली उग जाते हैं, बचपन से हम देखते आ रहे हैं। नीम का पेड़ कहीं भी देखो ऐसे ही गली में उग जाता है, हम उगाते थोड़ी ना उसको, तो ये नेचुरल है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं, अलग अलग? आपको पता पेड़ पौधे भिन्न क्यों है भाई? जलवायु की विभिन्नता के कारण, क्योंकि जलवायु जिस हिसाब से, जहाँ बहुत गर्मी होगी अलग टाइप के पेड़ होंगे, जहाँ सर्दी होगी अलग टाइप के पेड़ होंगे। तो डिफरेंट अलग अलग वनस्पतियाँ अलग अलग एटमॉस्फेयर पर निर्धारित हैं। अब यहाँ पर वनस्पतियाँ डिफाइन नहीं की गई, बट मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि भारत में 5 प्रकार की जो है वनस्पतियाँ हैं बेसिकली, मतलब 5 प्रकार के जो वन क्षेत्र डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जिनको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, डेलिसिडस। तीसरा है कंटीली पहाड़ियाँ, जिनको थ्रोनी बशेस कहते हैं, कंटीली। चौथा है पहाड़ी वनस्पति, और 5वां है मैंग्रोव। अब इनको समझ लेते हैं ये क्या होता है। सबसे पहले है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। तो नाम से ही क्लियर है, देखो सदाबहार वन, सदाबहार का मतलब सदाबहार, जिसमें भाई हमेशा ही बहार है। जैसे एक पौधा भी होता है ना सदाबहार, देखा छोटे छोटे से फूल होते हैं, बड़े क्यूट से लगते हैं और हमेशा खिले ही रहते हैं, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, गमले में एक बार लगा दो तो टेंशन खत्म, वो सदाबहार ही रहते हैं। तो सदाबहार वन मतलब जो हमेशा रहते हैं, जो बहुत ग्रीन होते हैं ना, मतलब लाइक दिस, देखो आपने देखा होगा बिल्कुल जैसे ऐसे हरे हरे लगते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इनके पत्ते नहीं गिरते, बट पत्ते तो गिरते हैं, बट पता ही नहीं चलता, नए पत्ते आते रहते हैं, गिरते रहते हैं। तो जो हमेशा रहते हैं ये बहुत डीप होते हैं, इतने डीप होते हैं कि सनलाइट भी कहते हैं, जहाँ पर ये सदाबहार वन होते हैं वहाँ सनलाइट भी नहीं प्रॉपर ज़मीन पे आ पाती। तो देख सकते हो आप ये कितने घने वन होते हैं। फिर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कौन से होते हैं? पर्णपाती का मतलब जो पत्तों को वो डाल देते हैं, जिनके पत्ते गिर जाते हैं ना, वो पर्णपाती वन होते हैं। कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए पत्ते गिरा देते हैं वो, फिर बारिश आने पर फिर पत्ते आ जाते हैं, तो पर्णपाती वन होते हैं। कंटीली झाड़ियाँ तो सबको पता है भाई, जो झाड़ियाँ होती हैं जो कांटे वांटे वाली। पहाड़ी वनस्पतियाँ जो पहाड़ों पर होते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट वन। पहाड़ों पर जो होते हैं ना वो शंकु टाइप का होते हैं, मतलब उनकी कौन शेप बनी होती है। जो पहाड़ों पर होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, ऐसे लंबे लंबे से, देवदार वाले पाइन के पेड़ ऐसे लंबे लंबे से। बर्फ़ होती है, बर्फ़ इनसे ऐसे साइड में गिरती रहती है, तो इंपॉर्टेंट है पहाड़ी बर्फ। मैंग्रोव वन कैसे होते हैं? मैंग्रोव वन वैसे होते हैं जैसे समुद्र वमुद्र पानी वानी होता है ना, वो ऐसे ऐसे जड़ें, उनकी अजीब अजीब सी ऐसे लंबी लंबी जड़ें होती हैं, फैली रहती है, कुछ धरती के अंदर होती है। मतलब आपको ऐसे भूतों वाली फीलिंग आती है देख के, जड़े 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 दिखाई देती हैं, वो मैंग्रोव वन होते हैं। ठीक है, साल्टी से होते हैं ये कहते हैं।
क्लियर। तो ये होते हैं 5 प्रकार के वन। अब क्वेश्चन आता है हमें वनों की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई। अब आई थिंक ये पॉइंट तो बिल्कुल भी बताने लायक नहीं है, सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते हैं पेड़ पौधे क्यों ज़रूरी हैं। ये कार्बन, बचपन से बच्चे लग जाते हैं ना, ये ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, हमारी पृथ्वी को सही रखते हैं, गर्मी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एवरीबडी नोज अबाउट कि हम पेड़ पौधे की ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई। ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम सांस लेने में ज़रूरी होती है। पेड़ पौधे मिट्टी की जड़ों को बांधते हैं, तो मिट्टी का अपर्दन नहीं होता। अपर्दन मतलब मिट्टी कटती नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें जो है मिट्टी को रोक लेती हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए पेड़ पौधे। और जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, ईंधन मिलता है, शहद मिलता है, गोंद मिलता है। बचपन में मुझे अपना बचपन याद आ रहा है, कभी हम गांव में गए थे मामा के, तो पेड़ों पे ना लगे होते थे गोंद, याद है मुझे, बड़ा अच्छा सा इवेंट याद आया गोंद से, और हम तोड़ तोड़ के लाते थे और सही में उससे चीज़ें चिपक जाती थी। उसको ऐसे पिघलाते थे ना तो चीज़ें चिपक जाती थी भाई। बड़ा सुंदर सा कलर का होता था गोंद, ब्राउन ब्राउन सा, अच्छा सा लगता था। ठीक है, अच्छा तो क्या था, मतलब ठीक था, पर वो लाइफ बस कभी ज़िंदगी में आ ही नहीं सकती मुड़ के। ठीक है भाई, पेड़ों की अब आपको पता, ये बेसिक, फिर एनसीईआरटी लास्ट में आपको एक संदेश दे के छोड़ता है कि आपको पेड़ों की अंधाधुंध कटाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि पेड़ समाप्त हो गए तो हमें भाई हमारा जीवन खतरे में हो जाएगा। तो मीन्स अवेयरनेस के लिए वन महोत्सव मनाए जाते हैं, अधिक से अधिक लोगों को हरा भरा रखने का प्रयास किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं चलती रहती हैं। अब वन्य प्राणी, वाइल्ड लाइफ क्या होते हैं। वाइल्ड लाइफ सबको पता है भाई, लास्ट जो पॉइंट है अपना वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। तो वाइल्ड लाइफ में क्या होता है, मतलब जो वाइल्ड जंगली जीव जंतु होते हैं, ठीक है ना, जो जंगली जीव जंतु होते हैं उनका जो निवास स्थान होता है वो वाइल्ड लाइफ होते हैं। जैसे स्तनधारी, कीट, पक्षी, ये सब वाइल्ड लाइफ के अंदर जो है आते हैं बेसिकली। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है भाई, बाघ। विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, जैसे गिर में जो है ना, जिसका एक बार अमिताभ बच्चन ने ऐड किया था, आए कभी गुजरात के जंगलों में। जो गिर उद्यान है बच्चों, वो कहाँ पाया जाता है, गुजरात के जंगलों में पाया जाता है, ठीक है। हाथी और एक सींग वाले गैंडे, ये क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा ना याद रखने का है, मेन गुजरात में गिर अभ्यारण्य है, याद रख लेना। हाथी और एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं, ठीक है। केरल और कर्नाटक में भी भाई हाथी मिल जाते हैं। ऊँट तो आपको पता ही है, राजस्थान का जहाज है हमारा ऊँट, ठीक है। कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। जंगली गधा कच्छ के मैदानों में पाया जाता है, कच्छ गुजरात में है। जंगली बकरी, तेंदुआ, भालू हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और बंदर, सियार, नीलगाय, ये सब हमारे देश में पाए जाते हैं। तो ये वन्य जीव हैं हमारे। अब आपको पता है वन्य जीव में सिर्फ ये नहीं है कि पशु हैं, पक्षी भी आते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, सबको पता है, और हरियाणा का काला तीतर है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख, बहुत सारे पक्षी हैं। अब पक्षियों के लिए भाई अब आपको पता है कि सांप वगैरह भी हैं, कोबरा और कैरत। ये कैरत वाला ईवीएस में पूछा गया था, कैरत किसकी प्रजाति है, सांप की प्रजाति है, ठीक है ना। प्रमुख जो है सांप है, याद रखना ये क्वेश्चन। अब आपको पता सांपों को भी बचाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए गए हैं, प्रजातियां घट रही हैं सांपों को, इन द सेंस पूरी वाइल्ड लाइफ। तो इनके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, जहां पर इनको सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि हमारे देश की कहीं ना कहीं धरोहर है भाई। इनकी प्रजातियों को सुरक्षित रखने के लिए ही हमने जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं ये सब का जो है निर्माण किया हुआ है। ये देखो, हर चीज़ अपने आप में यूनिक है अर्थ पर। तो आप भाई वन्य जीवों के साथ अच्छा बिहेव करें, उनको मारे वारे ना। तो और ये भी ध्यान रखना, अक्टूबर के पहले सप्ताह में जो है वन्य जीव दिवस मनाते हैं, वही अवेयरनेस के लिए कि भाई अवेयर रहें लोग और पशु पक्षियों को ना मारे, लाइक जो भी है। एंड द लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, एक आपको याद रखना, मिग्रेटरी जो है एनिमल्स होते हैं, माइग्रेशंस करते हैं, मतलब प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षी का मतलब कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो कहते हैं ना कहीं रहते हैं, ठीक है, वहाँ का वेदर उनके लिए सही नहीं हुआ तो उड़ उड़ के हज़ारों किलोमीटर दूर दूसरी जगह पे जाते हैं, तो उनको प्रवासी पक्षी बोलते हैं। फ्लैमिंगो है, लिटिल स्टिंट है, सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। जैसे है ना, हरियाणा में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है अपना सुल्तानपुर पक्षी विहार, उड़ के आते हैं। तो उसी तरीके से आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत में ये प्रवासी पक्षी आते हैं। पिंटेल है, बतख है, करल्यू है, फ्लैमिंगो है और ऑस्ट्रेलिटल, ठीक। सो गाइज, ये था अपना लास्ट लेसन और 8th क्लास की एनसीईआरटी यहाँ पर 8th चैप्टर और अपनी 6th क्लास की एनसीईआरटी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और मैंने कोशिश की है पूरी शिद्दत से करवाने की कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। सो होप सो यू लाइक दिस सीरीज ऑफ 6th क्लास एनसीईआरटी।
और आज तो कमेंट करना बनता ही बनता है, पीछे आपने किए हो या ना किए हो। आज कमेंट मुझे रीइंफोर्स करेगा। आप ये बताओ 7th क्लास स्टार्ट करें, आपको अच्छा लग रहा है, साथ में हिस्ट्री स्टार्ट करें। सो गाइज आपको जैसी भी लगी है मुझे दिल से कमेंट जरूर करें, बताना। और ये सीरीज़ हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस है, दुनिया का कोई भी एग्जाम दे रहे हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फाइनली। आप नए हैं तो चैनल का छोटा सा हिस्सा बने मेरी फैमिली का। और अपनी फैमिली को कौन प्रोग्रेस नहीं करवाता, तो मैं आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से मेहनत करवाने वाली हूँ एग्जाम्स के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद मी।